दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के इस फर्स्ट सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है कौस्तुभ आहिर, मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और पिछले 10 साल से भी ज़्यादा समय से मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहा हूं। तो आज की इस फर्स्ट सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे कि इस माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर का यूज एग्जैक्टली कहाँ पे होता है। तो बेसिकली कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो एग्जैक्टली उसका यूज किस एरियाज में किया जाता है ये बेसिकली हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं। और उसके साथ ही आज हम लोग ये भी देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कैसा है, उस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद वो दिखता कैसा है, उसमें कौन कौन से टैब्स होते हैं, उनको कैसे यूज करना है, कौन सा टैब हमें मोस्टली यूज करना पड़ता है इस सॉफ्टवेयर को यूज करते समय। तो ये सारी डिटेल्स भी हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जैसे आप इस कंप्लीट वीडियो को देखोगे तो उसके बाद आप एक टेस्ट दे सकते हो जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी है। उसके ऊपर क्लिक करके आप सारे जो एमसीक्यूज उसमें होंगे उनको आंसर कर सकते हो और इमीडिएटली आपको उसका रिजल्ट भी वहीं पे मिल जाएगा। अब अगर आप ये टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में जो भी मैंने आपको सिखाया है तो वो आपको कितना समझ में आया है, ये समझने में आपको आसानी होगी अगर आप उस टेस्ट को कंप्लीट करोगे तो। ऑलराइट, तो ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप उस टेस्ट को जरूर अटेंड कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एमएसपी सॉफ्टवेयर का यूज एग्जैक्टली किन एरियाज में किया जाता है। तो बेसिकली जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, इन 5 एरियाज में यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाएगा जब भी हम किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को मैनेज करते समय एमएसपी सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तब। ऑलराइट, तो इसमें जो सबसे पहला जो एरिया है वो है प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट। We will use MSP for the planning of project. All right? अब प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है MSP सॉफ्टवेयर के अंदर, ये समझने से पहले मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि प्रोजेक्ट का डेफिनेशन क्या है, एक प्रोजेक्ट क्या होता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट समझने से पहले। ऑल राइट, अब प्रोजेक्ट का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो है अ प्रोजेक्ट इज अ यूनिक एंड अ टेम्पररी एंडेवर completed to create a unique product, service or a result। ये है प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पीएमआई, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अ प्रोजेक्ट इज अ यूनिक एंड अ टेम्पररी एंडेवर। मतलब क्या कि हर एक प्रोजेक्ट यूनिक होता है। क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट की अपने चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट पे अलग टीम काम करती है, अलग लेबर काम कर सकते हैं, हर एक प्रोजेक्ट अलग एरिया में होता है, अलग लोकेशन पे होता है जिसके अलग अलग चैलेंजेस हो सकते हैं। तो इसीलिए हर एक प्रोजेक्ट यूनिक होता है और उसके साथ ही हर एक प्रोजेक्ट एक टेम्पररी एंडेवर होता है। अब टेम्पररी एंडेवर मतलब क्या कि हर एक प्रोजेक्ट को हमें एक सर्टेन टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना होता है। हर एक प्रोजेक्ट का एक सर्टेन स्टार्ट डेट होता है और एक एंड डेट होता है, एक सर्टेन एंड डेट होता है। राइट, तो बेसिकली हर एक प्रोजेक्ट हमें एक सर्टेन टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना होता है, इसीलिए उसे कहते हैं टेम्पररी एंडेवर। ऑलराइट, सो अ प्रोजेक्ट इज अ यूनिक एंड अ टेम्पररी एंडेवर कंप्लीटेड टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और अ रिजल्ट। तो बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट या तो एक यूनिक प्रोडक्ट क्रिएट करता है, या तो कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, या तो कोई रिजल्ट जनरेट करता है, तो इसे कहते हैं प्रोजेक्ट। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है प्रोजेक्ट की जो आपको याद रखनी है। ऑलराइट, तो बेसिकली यहाँ पे अब किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को मैनेज करते समय हमें 3 कंस्ट्रेंट्स को मैनेज करना होता है। किसी भी प्रोजेक्ट में 3 कंस्ट्रेंट्स होते हैं। कौन से? स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट। अब स्कोप का मतलब क्या? सबसे पहला जो कंस्ट्रेंट है वो है स्कोप। अब स्कोप मतलब क्या कि किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको जितने भी काम करने हैं उसको कहते हैं स्कोप ऑफ वर्क। ऑलराइट, तो ये सबसे पहला कंस्ट्रेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। उसके साथ ही जो सेकंड कंस्ट्रेंट है वो है टाइम। कितने टाइम में वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, वो भी एक सेकंड कंस्ट्रेंट है हमारा किसी भी प्रोजेक्ट का। ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जब तक आपका स्कोप फाइनल नहीं होता है, जब तक आपकी एक्टिविटीज फाइनल नहीं होती कि कितने काम उस प्रोजेक्ट में होने वाले हैं, तब तक आप उस प्रोजेक्ट का टोटल टाइम डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली ये जो सेकंड कंस्ट्रेंट है टाइम, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है स्कोप पे। सिमिलरली जो हमारा थर्ड कंस्ट्रेंट है कॉस्ट, प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट,
तो वो कॉस्ट डिपेंड करेगा स्कोप एंड टाइम पे, इन दोनों कंस्ट्रेंट पे। क्यों? क्योंकि जब तक आपका स्कोप फाइनल नहीं होता है तब तक आपका टाइम फाइनल नहीं होता है, राइट? और जब तक आपका स्कोप एंड टाइम फाइनल नहीं होता है तब तक आपका कॉस्ट फाइनल नहीं होगा। तो ये बेसिकली जो हमारा थर्ड कंस्ट्रेंट है वो डिपेंड करता है स्कोप एंड टाइम पे। ऑलराइट, तो बेसिकली जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर का यूज करके किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं तो हमें इन तीन कंस्ट्रेंट्स में खेलना होता है, इन तीन कंस्ट्रेंट्स को ही मैनेज करना होता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने अभी तक देखा कि एक प्रोजेक्ट का डेफिनेशन क्या है और हमें कौन कौन से तीन कंस्ट्रेंट्स को यहाँ पे मैनेज करना होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को मैनेज करते समय। करेक्ट? तो अभी हम फिर से रिटर्न चलते हैं उस स्लाइड पे जहां पे हम लोग देखेंगे कि इस एमएसपी सॉफ्टवेयर का यूज एग्जैक्टली किन एरियाज में होता है। जहां पे हमने जो सबसे पहला यूज देखा था वो था फॉर प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट। अब प्लानिंग कैसे करते हैं एमएसपी सॉफ्टवेयर में? तो बेसिकली जैसे ही आपका प्रोजेक्ट का डिटेल्ड एस्टीमेट प्रिपेयर होता है तो उसको यूज करके हम एक स्केड्यूल बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर। तो उस शेड्यूल में हम लोग क्या करते हैं कि सारे एक्टिविटीज को वहां पे मेंशन करते हैं और हर एक एक्टिविटी को ड्यूरेशन असाइन करते हैं कि हर एक एक्टिविटी कितनी दिन में कंप्लीट होगा और कौन सी डेट पे स्टार्ट होगा और कौन सी डेट पे एंड होगा, वो भी हम लोग वहां पे मेंशन करते हैं। इस तरीके से हम लोग टोटल शेड्यूल वहां पे प्रिपेयर करते हैं और सारी जो एक्टिविटीज है उनमें डिपेंडेंसीज भी हम लोग वहां पे क्रिएट करते हैं। अब डिपेंडेंसीज का मतलब क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए कोई एक्टिविटी है, एक्टिविटी ए, जिसको अगर आपको स्टार्ट करना है और अगर वो एक्टिविटी तभी स्टार्ट हो सकती है जब कोई एक्टिविटी बी कंप्लीट होगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्टिविटी डिपेंड करती है एक्टिविटी बी की कंप्लीशन पे। कब ये एक्टिविटी ए स्टार्ट होगी वो डिपेंड करती है कि एक्टिविटी बी कब कंप्लीट होने वाली है। तो ये एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई इन दोनों एक्टिविटीज के बीच में, राइट? तो इसी तरीके से सारी एक्टिविटीज में हम लोग वहां पे डिपेंडेंसीज को भी क्रिएट करते हैं along with giving the duration for each activity and along with giving the start date and end date to each activity। इसके साथ ही हम लोग वहां पे डिपेंडेंसीज को भी क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से वहां पे शेड्यूलिंग की जाती है और उस शेड्यूल को यूज किया जाता है बाद में फॉर कोऑर्डिनेटिंग विद द वेरियस डिपार्टमेंट्स। ये हमारा सेकेंड यूज। वो जो शेड्यूल हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो उसकी बेसिस पे हमें ये पता चलेगा कि हर एक वीक में, हर मंथ में कितना काम होने वाला है, राइट? उसके लिए कितने रिसोर्सेस लगने वाले हैं वो भी हम लोग यहाँ पे शेड्यूल के साथ ही उस माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर में वहां पे उसको इनपुट करते हैं। ऑलराइट, तो इन सारी चीजों को यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि एग्जीक्यूशन टीम को आप लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हो कि आपको इस मंथ में कितना काम करना है या फिर इस वीक में कितना काम करना है, उसके लिए कितने रिसोर्सेज आपको लगने वाले हैं। ये सारा जो मैसेज है वो आप एग्जीक्यूशन टीम को दे सकते हो। उसके साथ ही जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा उसको भी ये इंफॉर्मेशन जाएगा कि इस मंथ में कितना काम होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, कितना कॉस्ट लगने वाला है मटेरियल परचेस करने को, लेबर पेमेंट करने को, या फिर जो भी मशीनरीज आपको लगने वाली है उनको परचेस करने के लिए या फिर उनको हायर करने के लिए। तो ये सारे चीजें आप लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट को बता सकते हो। उसके साथ ही जो परचेस डिपार्टमेंट होता है उसको आप लोग इंटीमेट कर सकते हो कि इस महीने में इतना काम करने वाला है, इतना काम का स्केड्यूल है, उसके हिसाब से आपको इतना मटेरियल परचेस करना है। तो उसके अकॉर्डिंग इसी तरीके से आप वेरियस डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस शेड्यूल which is being prepared in the Microsoft Project Software। Alright, तो ये है हमारा सेकेंड यूज। उसके बाद जो थर्ड यूज है वो है आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल टास्क। अब होता क्या है कि जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में शेड्यूल बनाते हैं और उसमें डिपेंडेंसीज क्रिएट करते हैं along with giving the duration and start date and end date to each activity, राइट? ये जब भी हम टोटल शेड्यूल प्रिपेयर कर लेते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर हमें ऑटोमेटिकली क्रिटिकल टास्क की एक लिस्ट देता है। अब क्रिटिकल टास्क मतलब क्या? अगर कोई टास्क अगर आप टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हो और उसकी वजह से अगर आपका टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ने वाला है तो उसको कहते हैं क्रिटिकल टास्क। तो इन टाइप्स ऑफ टास्क के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना होता है। तो ये क्रिटिकल टास्क भी यहाँ पे एमएसपी हमें ऑटोमेटिकली दे देता है जब भी हम इसमें शेड्यूल बनाते हैं तब। ये हो गया हमारा थर्ड यूज। ऑलराइट, इसके बाद जो फोर्थ यूज है वो है फॉर मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। अब हम क्या करते हैं कि शेड्यूल बनाने के बाद जब हमारा एक्चुअल एग्जीक्यूशन वर्क स्टार्ट होता है, जब हमारा एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होता है साइट पे, तो हम इस शेड्यूल को ट्रैक करते हैं। उसमें फ्रीक्वेंटली हम रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं
और उन रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें आ रही है, वो हम लोग वहाँ पे देखते हैं उन रिपोर्ट्स में। कौन कौन से जो हमारे टास्क है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो क्या हमें वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहा है, क्या हमें रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, क्या हमारे पास मशीनरीज नहीं है, मैन पावर नहीं है, या फिर मटेरियल नहीं है। ये सारी चीजों को हम लोग एनालाइज करते हैं और इसे कहते हैं मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। ऑलराइट, और जो हमारा फाइनल यूज है वो है मैनेजिंग द प्रोजेक्ट। तो ये जो भी रिपोर्ट्स को हम लोग एनालाइज करेंगे उसकी बेसिस पे हम लोग कुछ डिसीजंस लेते हैं, ताकि हमारा जो स्केड्यूल है वो ट्रैक पे रहे, हमारे काम जो है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाए, हमारी जो हर एक टास्क है उनको कंप्लीट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उनके ऊपर कुछ डिसीजंस लेके उन प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। उसे कहते हैं मैनेजिंग द प्रोजेक्ट और कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ एंड लास्ट यूज। तो इस तरीके से इन 5 एरियाज में यहाँ पे एमएसपी सॉफ्टवेयर का यूज होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को मैनेज करते समय। ऑलराइट, तो इस तरीके से इन 5 एरियाज में यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर का यूज होता है। ऑलराइट, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग अभी देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कैसा है, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस तरीके की स्क्रीन वहां पे दिखेगी, जिसमें सबसे टॉप पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ब्लैंक प्रोजेक्ट। ऑलराइट, तो जब भी आप एक फ्रेश प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आपको ब्लैंक प्रोजेक्ट इस टैब के ऊपर क्लिक करना होता है। ऑलराइट, और अगर आपने ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट अगर बनाया है, अगर आपने ऑलरेडी कोई माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट फाइल अगर आपके पास है, तो उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे आप इस ओपन टैब पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो। राइट, अब यहाँ पे उसके साथ ही यहाँ पे कुछ रिसेंट फाइल्स आपको दिख रही होगी। तो अगर आपने कोई रिसेंटली अगर कोई फाइल अगर इसमें ओपन की थी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर में, तो उस फाइल को डायरेक्टली आप यहां से भी ओपन कर सकते हो। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप कोई फ्रेश फाइल अगर स्टार्ट करने वाले हो तो यहाँ पे एक तो आप यहाँ पे न्यू टैब पे क्लिक कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे ब्लैंक प्रोजेक्ट जो ये टैब है उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके की विंडो वहां पे आपके सामने ओपन होगी। ऑलराइट, तो ये विंडो ओपन होने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो विंडो है वो बहुत सिमिलर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसी। राइट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर को अगर आप ओपन करोगे तो उसकी विंडो भी बहुत सारी कुछ इसी तरीके की होगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर जैसा ही कुछ एरिया यहाँ पे ओपन होगा, जहाँ पे बहुत सारे सेल्स है और हर एक कॉलम को कुछ यहाँ पे नाम दिया गया है, जैसे कि टास्क नेम, ड्यूरेशन, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये बिल्कुल एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर जैसा ही है। और उसके राइट हैंड साइड में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक ब्लैंक एरिया है, जिसमें टॉप पे कुछ डेट्स दी गई है, यहाँ पे कुछ वीक्स के नोटेशंस है, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से वीक्स को भी यहाँ पे मेंशन किया है। तो बेसिकली ये जो ब्लैंक एरिया है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी स्केड्यूल बनेगा, जो भी हम स्केड्यूल बनाते हैं वो इस एरिया में बनाते हैं। ऑलराइट, और उस स्केड्यूल के बेसिस पे यहाँ पे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ज्ञान चार्ट की बेसिस पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक ज्ञान चार्ट प्रिपेयर किया जाता है। अब ये ज्ञान चार्ट क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर ज्ञान चार्ट ही क्यों बनता है, तो ये सारे डिटेल्स हम लोग आने वाले सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, बट आपको फिलहाल यही जानना है कि इस राइट हैंड साइड वाले जो ये जो ब्लैंक एरिया है, यहाँ पे ज्ञान चार्ट बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्केड्यूल। ऑलराइट, अब इस गैंट चार्ट को यूज कर कैसे करना है, इस शेड्यूल को कैसे बनाना है, ये भी हम लोग आने वाले सेशंस में देखने वाले हैं। इसके साथ ही टॉप पे आप लोग देख सकते हैं कुछ टैब्स यहाँ पे है, फाइल टैब, टास्क टैब, रिसोर्स टैब, रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, व्यू, हेल्प, फॉर्मेट। तो ये सारे टैब्स को भी कैसे यूज करना है वो भी हम लोग आने वाले सेशंस में 1 बाय 1 देखने वाले हैं। ऑलराइट, ये अभी हम लोग इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये आपके लिए फिर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इतनी सारी डिटेल्स अगर हम लोग वन शॉट डिस्कस करते हैं तो। ऑलराइट, तो इसीलिए हम लोग आने वाले सेशंस में इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जब भी हम उनको यूज करने वाले हैं तभी। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये जो है इंटरफेस हमने यहाँ पे डिस्कस किया है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर का। ऑलराइट, तो अभी आप लोग इसके बाद, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, इस वीडियो सेशन के ऊपर मैंने एक टेस्ट रखी है जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उसके ऊपर क्लिक करके आप इस वीडियो में जो भी हमने चीजें सीखी है उनके ऊपर जो भी एमसीक्यूज है उस टेस्ट में उनको आंसर कर सकते हो। इमीडिएटली आपको रिजल्ट भी वहीं पे मिल जाएगा और आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में हमने जो भी चीजें
डिस्कस की है वो आपको कितनी समझ में आई है। ऑलराइट, और इस वीडियो सेशन में अगर आपको कुछ डाउट है इस सेशन के रिगार्डिंग, तो आपके डाउट भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। उनके ऊपर जल्द से जल्द रिप्लाई करने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।